Hello, my dear wonderful scholars. Welcome to today's session. This is Achal and I'm taking up SST for class 7. This is History, chapter number 7, Tribals, Nomads and Settled Communities, right? So इस chapter में हम पढ़ने वाले हैं ट्राइबल्स के बारे में. जो ट्राइबल्स होते हैं, जो अलग रहते हैं, एकदम अलग उनका डिफरेंट उनका एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका होता है, कल्चर एकदम डिफरेंट होता है. और नोमैड्स के बारे में बात करेंगे, जो ऐसे ट्राइबल्स होते हैं जो एक जगह पर सेटल नहीं होते, कंटिन्यूसली मूव करते रहते हैं. एंड देन वी विल टॉक अबाउट सम सेटल्ड कम्युनिटीज जो एक ही जगह पर सेटल्ड हो गए हैं. सो वी विल टॉक अबाउट द डिफरेंट ट्राइबल सोसाइटीज, गोन्स एंड होम्स जो हैं, उन ट्राइब्स के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे. सो चिल्ड्रन, लेट्स बिगिन. द वर्ली पीपल decorate the walls of their houses with paintings in order to depict their everyday activities, right? Worli people कौन है? ऐसी ट्राइबल पीपल हैं जो वेस्टर्न घाट्स ऑफ महाराष्ट्र के माउंटेन्स रीजन में, फॉरेस्ट में रहते हैं. तो ये लोग जो अपने घरों की दीवारें हैं उनको किस चीज से डेकोरेट करते हैं? विद द पेंटिंग्स जो दिखाती है उनकी डे टू डे एक्टिविटीज, जो उनकी एवरीडे एक्टिविटीज हैं उनसे रिलेटेड पेंटिंग्स बनाते हैं. सिंपल पेंटिंग्स होते हैं और उनसे अपने घरों को डेकोरेट करते हैं. दे प्रेफर टू लिव इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी विद नेचर. वो नेचर के बहुत करीब रहना चाहते हैं. हेंस देयर आर्ट मोस्टली इंक्लूड्स एलिमेंट्स ऑफ नेचर. से उनकी जो आर्ट है उसमें आपको नेचर के एलिमेंट्स देखने को बहुत मिलेंगे. सेवरल सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस टुक प्लेस ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड. सो बहुत सारे सोशल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस और इकोनॉमिक चेंजेस आपको मिडिवल पीरियड में देखने को मिलते हैं. द हिंदू सोसाइटी वाज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स. अगर हम हिंदू सोसाइटी की बात करें तो वो दो ग्रुप्स में बांटी गई. पहली कास्ट बेस्ड सिस्टम एंड द नेक्स्ट सेकंड वन इज ट्राइबल सोसाइटी, राइट? सो कास्ट बेस्ड सिस्टम जो कि प्रिवलेंट था हिंदू सोसाइटी में, एज वी हैव लर्नड इन प्रीवियस क्लासेस, दैट कास्ट बेस्ड सिस्टम वाज वेरी रिजिड. बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल नहीं था, कोई चेंजेस नहीं चाहते थे वो, and created discrimination in the society. So ये जो कास्ट सिस्टम था इससे सोसाइटी में भेदभाव होता था कि जो ऊंची क्लास के लोग हों उनको बहुत प्रिविलेजेस मिलते थे और जो नीची क्लास को बिलोंग करते थे, सबसे लोअर क्लास को, उनको टेम्पल्स में, सिटीज में भी एंट्रेंस नहीं दी जाती थी. सो जो कास्ट बेस्ड सिस्टम था वो काफी बायस था, उसमें बहुत डिस्क्रिमिनेशन क्रिएट होती थी सोसाइटी में. Unlike caste-based system, the tribal system did not have any caste distinction. अगर हम tribal system की बात करें तो उसमें बिल्कुल किसी में भी कोई भेदभाव नहीं है. हर इंडिविजुअल एकदम सेम है. All were equal and lived in harmony with nature. So everyone in the tribe and society is equal. सब लोग एक बराबर हैं और बहुत ही peace और harmony के साथ वो सब रहते हैं. Now let's talk about the tribal societies in detail. India is a country which is diverse in every way, especially its demography. So India एक ऐसी country है जो बहुत ही diverse है. When we talk about especially its demography means अलग अलग time periods की अगर हम बात करें तो जो population है वो different रही है. It changes with time. The country has the largest number of tribal people in the world after Africa. So Africa के बाद जिसमें सब ऐसी कंट्री जिसमें सबसे ज्यादा ट्राइबल पीपल देखने को मिलते हैं वो है इंडिया. इंडिया हैज अ डाइवर्स एंड रिच इकोसिस्टम व्हिच enables a variety of tribes to grow and survive in India. So इंडिया का जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम यानी जहाँ पे ऐसी जगह जहाँ पे एनिमल्स, प्लांट्स और लिविंग ऑर्गेनिजम्स सब एक साथ कोएग्जिस्ट करते हैं, एक साथ काम करते हैं. सो इंडिया हैज अ डाइवर्स, एक बहुत ही डाइवर्स है, अलग अलग बैकग्राउंड से लोग बिलोंग करते हैं. And it has a rich ecosystem which enables a variety of tribes to grow and survive in the country. India के इसी diverse ecosystem की वजह से different जो tribes हैं वो grow कर सकते हैं, survive कर सकते हैं. The tribal people are still dependent on hunting, agriculture and fishing. So ये जो tribal people हैं ये आज भी hunting पर depend करते हैं, hunt करके खाते हैं. Then agriculture is their main source. वहाँ पे जो उगाते हैं, मतलब locally जो चीजें उगाते हैं ये वही खाते हैं. And fishing, these are their, they are still dependent on all these activities. We know very little about tribal societies and groups of the medieval period because what are the reasons
कि हम ये जो मिडीवल पीरियड के जो ट्राइबल लोग थे उनके बारे में हमारे पास बहुत कम इंफॉर्मेशन है। क्या रीजन है? द ट्राइबल पीपल did not keep written records, they preserved their customs and traditions orally. So ये जो ट्राइबल पीपल थे मिडीवल पीरियड के, ये रिटन रिकॉर्ड्स नहीं रखते थे अपने ट्रेडिशंस के बारे में, राइट? किसी भी अपने टाइम के बारे में उन्होंने कोई रिटन रिकॉर्ड्स नहीं रखे, और उनके जो ट्रेडिशंस थे, कस्टम्स थे, वो ओरली पास ऑन हुए, राइट? बोलकर जो उन्होंने आगे लोगों को, अपने आगे जनरेशंस को अपने जो कस्टम्स थे वो ओरली पास ऑन किए, कहीं पर लिखे नहीं। सो इस वजह से हमारे पास उनकी बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है। The tribal people did not easily let outsiders into their areas of habitation. So जो ट्राइबल लोग थे medieval पीरियड के, वो आउटसाइडर्स को अपने जो उनके एरियाज होते थे वहां पर उनको नहीं आने दिया करते थे। Tribal people lived in remote areas such as dense forests, hills, mountains and deserts, which were extremely difficult to reach. वो रहते ही ऐसी जगहों पर थे, बहुत ऊंची जगहों पर, माउंटेन्स पर, फॉरेस्ट में रहते थे, डेजर्ट्स में रहते थे, घने जंगलों के बीच में रहते थे। सो वहां पर पहुंचना भी बहुत मुश्किल था। These places were quite inaccessible, difficult to reach. As a result, outsiders did not have any contact with them. So कोई भी outsider उनके उनके पास नहीं जा पाता था, उनके कल्चर्स के बारे में कुछ भी ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं थी। It was due to their isolation that the tribals were able to develop and preserve their separate cultures. क्योंकि वो एकदम isolated रहते थे बाकी दुनिया से, यही कारण है कि उन्होंने अपना जो कल्चर है, अपने जो ट्रेडिशंस हैं, उनको प्रिजर्व करके रखा, अपना बचा के रखा है, राइट? सो उनके जो डिस्टिंक्ट कल्चर है, that is preserved because of their being isolated. Now let's talk about the occupations of the tribal people. So they were engaged in herding, agriculture and hunting gathering. So mainly उनके क्या सोर्स, ये ऑक्यूपेशन है, हर्डिंग यानी एनिमल्स को रियर करते हैं, एग्रीकल्चर क्रॉप्स उगाना, एंड देन हंटिंग गैदरिंग मींस हंट करके इकट्ठा करते हैं और उसको ये लोग खाते हैं। So they depended on the natural resources of the region they lived in. जहाँ पर वो रहते थे वहाँ पे जो उनको नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होते थे, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल्स जो ये उगाया करते थे, राइट? सिर्फ उन पर ही ये डिपेंडेंट थे। Some tribes settled down in an area permanently, while others led a nomadic lifestyle and moved from one place to another with their animals. So कुछ tribes जो थे वो एक जगह पर permanently settle हो गए, कुछ tribes जो थे वो सेटल हो जाया करते थे एक ही जगह पर, बट कुछ लोग ऐसे भी थे जो एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करते रहा करते थे विद देयर एनिमल्स, अपने एनिमल्स को लिया और दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। सो दीज वर नोन एज nomads. There were also people following other professions who traveled from place to place, selling their goods or entertaining people with songs and folk tales. और कुछ ट्राइबल लोग ऐसे भी थे जो दूसरे प्रोफेशंस को उन्होंने अपनाया था और वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते थे अपने गुड्स को बेचने के लिए, और क्या करा करते थे, लोगों को एंटरटेन करते थे अपने सॉन्ग्स एंड फोक टेल्स सुनाकर। सो ऐसे भी लोग थे जो ट्रैवल किया करते थे एंड दे फॉलोड डिफरेंट प्रोफेशंस। नाउ सम ट्राइबल ग्रुप्स. Some of the major tribal groups in India include Gonds, Santals, Khasis, Angamis, Bhils, Bhutias and Great Andamanese, right? ये सब कुछ tribal groups हैं. All these people had their own culture, own tradition, language and lifestyle. So उनका जो culture, tradition, language जो थी इनकी या जो lifestyle था वो एकदम different था, right? उनका अपना ही एक मतलब बनाया हुआ अपना एक culture और tradition था. Some groups were small and some were very large and powerful. कुछ जो tribal groups थे वो छोटे हुआ करते थे, कुछ tribes वही बहुत ज़्यादा strong और powerful होते थे, बड़े groups होते थे. Large groups controlled a lot of territory, बहुत बड़ी territory उनके अंडर आती थी. In the northwest, the Baluchi tribe was powerful. अगर हम northwest region की बात करें तो सबसे powerful tribe थी Baluchi. In Punjab, the Khokhars and Bhakkars were the मेन ट्राइब्स. पंजाब में खोखर्स एंड भक्कर्स मेन ट्राइब्स थी. वेस्टर्न पार्ट्स की बात करें तो भील्स एंड दी कोलीज. भील्स एंड कोलीज वर द मेन ट्राइब्स. लार्ज टेरिटरीज वर कंट्रोल्ड बाय दी गोंड्स इन सेंट्रल इंडिया. सेंट्रल इंडिया में जो ट्राइब थी वो थे गोंड्स और उन्होंने बहुत ज्यादा एरिया उनके अंडर आता था. टुवर्ड्स द ईस्ट द संथल्स, चेरोज, मुंडास, खासीज, नागास एंड
homes for the main tribal groups. And अगर हम साउथ की बात करें तो मारवाड़, बडागास, टोडास, कोरागास and Betars were the main tribes. तो अलग अलग जगह पर अलग अलग tribes रहा करती थी. This enabled a visitor to get an insight into many different cultures at the same time on their tribal tour of India. अगर आप tribal tour पे जाते हैं तो आपको बहुत सारे different cultures देखने को मिलेंगे इन tribes के रूप में, right? Bhils are popularly known as the bowmen of Rajasthan. Bhils को bowmen भी कहा जाता है. लाइफ ऑफ द नोमैडिक ट्राइबल ग्रुप्स, बात करते हैं नोमैडिक ट्राइब्स की. मोस्ट ऑफ द ट्राइबल ग्रुप्स वर नोमैड. ज्यादातर जो ट्राइबल ग्रुप्स थे वो नोमैड्स थे, यानी एक जगह से दूसरी जगह वो अपनी प्लेसेस चेंज करते थे. दे वर मेंबर्स ऑफ अ कम्युनिटी ऑफ पीपल who lived in different locations moving from one place to another. So वो उस ग्रुप को बिलोंग करते थे जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करते रहते थे, अपनी प्लेसेस चेंज करते रहते थे. Most nomadic groups followed a fixed annual or seasonal pattern of movements and settlements. So ज़्यादातर जो ग्रुप्स थे वो एक पैटर्न में मूव किया करते थे, राइट? जैसे एक सीजन में एक जगह पर उनको अच्छी वेजिटेशन मिलेगी, अच्छी सारी उनकी क्रॉप्स भी उस जगह पे अच्छी होंगी, उनको उनके एनिमल्स के लिए वहाँ पे अच्छी कंडीशंस होंगी, घास होगी, तो वो उस जगह पर रहते थे. देन विद द चेंज ऑफ सीजन वो अपनी जगह चेंज कर लेते थे. सो सीजन वाइज उनका एक फिक्स पैटर्न था कि पर्टिकुलर सीजन में वो एक जगह पर रहते थे, विद द चेंज ऑफ सीजन वो जगह चेंज कर लेते थे. तो वही फिक्स पैटर्न ज्यादातर जो ट्राइब्स थी वो फॉलो करती थी. दे ट्रेडिशनली ट्रैवल्ड बाय एनिमल और कैनो और ऑन फुट. तो वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे ट्रैवल करते थे? या तो पैदल ट्रैवल करते थे, या एनिमल की बैक पर ट्रैवल करते थे, या फिर कैनो जो कि एक बहुत छोटी छोटी सी पतली सी नैरो बोट्स होती थी, लाइट वेट बोट्स, कैनो, उनके द्वारा वो ट्रैवल किया. When the supply of food for their animals got exhausted in an area, they moved to another area. उनका रीजन क्या होता था कि उनके एनिमल्स के लिए वहां पर अगर चारा खत्म हो गया, खाना खत्म हो गया, तो वो उस जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते थे. They exchanged milk, wool, ghee and honey with the settled agriculturists for grain and various other products. तो वो क्या करते थे, जो उनके पास जो सप्लाईज होते थे, मिल्क होता था एनिमल्स का, वूल हो गया, घी, हनी, उसको वहां पे जो सेटल्ड एग्रीकल्चरिस्ट थे, जो सेटल्ड ट्राइब थे, उनके साथ वो एक्सचेंज करते थे ग्रेन्स के लिए, राइट, और दूसरे प्रोडक्ट्स के लिए वो एक्सचेंज किया करते थे. मोस्ट नोमैड्स ट्रैवल्ड इन ग्रुप्स ऑफ फैमिलीज कॉल्ड बैंड्स और ट्राइब्स. तो जितने भी नोमैड्स थे वो अपनी फैमिलीज के साथ ट्रैवल किया करते थे, अपनी ग्रुप ऑफ फैमिलीज, जिन्हें ट्राइब्स या फिर बैंड्स कहा जाता था. They reared and sold animals such as cattle and horses to people of the towns they visited. अब जिन भी टाउन से वो लोग निकला करते थे, तो जो एनिमल्स उन्होंने रियर करे हैं, रेज किए हैं, राइट, उनको वो लोग सेल किया करते थे वहाँ टाउन्स पीपल को. कैटल को, जैसे हॉर्सेस हो गए, कैटल हो गई, उनको वो लोग टाउन्स में जो विजिट करते थे उनको सेल किया करते थे. These groups were based on kinship, यानी रिलेशन, जो रिलेटिव्स होते थे उनका एक ग्रुप बनाते थे, एंड मैरिज टाइज, और जो शादीशुदा लोग होते थे उन सबका एक ग्रुप बनाकर, सो और ऑन फॉर्मल अग्रीमेंट्स ऑफ कोऑपरेशन, या फिर कुछ ग्रुप्स जो थे वो एक दूसरे के साथ एक फॉर्मल अग्रीमेंट बनाते थे और एक ग्रुप बनाते थे, राइट. सो दीज ग्रुप्स वर बेस्ड ऑन मैरिज टाइज, किनशिप एंड सम फॉर्मल अग्रीमेंट्स. नाउ लेट्स प्रोसीड टू द चेंजिंग नेचर ऑफ ट्राइबल सोसाइटी. ट्राइबल सोसाइटी का जो चेंजिंग नेचर था, some changes have certainly occurred in the lifestyle of tribals in the present times. आज के टाइम की अगर हम बात करें तो ट्राइबल लोग हैं उनकी लाइफ में भी कुछ चेंजेस आए हैं. However, most of them continue to follow their primitive customs and lifestyle. लेकिन काफी ट्राइब्स अभी भी ऐसे हैं जो उनके जो प्रिमिटिव एज ओल्ड कस्टम्स और लाइफस्टाइल के तरीके हैं उसे ही फॉलो कर रहे हैं. उन्होंने अपने लाइफस्टाइल में कोई चेंजेस नहीं लाए हैं. Many of them have started leading a settled life and adopted better methods of agriculture. बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे हैं जो अब सेटल्ड लाइफ जीने लगे हैं. एक ही इंस्टेड ऑफ बीइंग नोमैड्स, वो एक जगह पर सेटल होने लगे हैं और उन्होंने एग्रीकल्चर के भी बेटर मेथड्स यूज करने स्टार्ट किए हैं. Many tribal customs, ceremonies and gods also became part of the existing culture. So बहुत सारे जो ट्राइबल कस्टम्स हैं, सेरेमनीज हैं और गॉड्स हैं, they have become part of the existing culture. Now, jhum cultivation is a type of farming practice in which a forest land is cleared for cultivation for 3-4 years
एंड देन अबैंडन। तो झूम कल्टीवेशन को हम शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं, राइट। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर भी बोला जाता है इसमें। जो क्या करते हैं ये लोग, इट इज अ टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस जहाँ पर एक एरिया को पहले तो उसको क्लियर किया जाता है, फॉरेस्ट एरिया को क्लियर करते हैं फॉर 3-4 years, उसे यूज करते हैं कल्टीवेशन के लिए, एंड देन जब वो इतना प्रोडक्टिव नहीं रह जाता है लैंड, उसे वो अबैंडन कर देते हैं, राइट। फिर क्या होता है वहां पर दोबारा से वेजिटेशन उग जाती है, फॉरेस्ट आ जाता है, देन अगेन दे कम बैक टू द रीजन जब वो वापस से फर्टाइल हो जाता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कभी कभी क्या होता है वो जगह वापस से वहां पर कभी भी कोई ट्रीज वगैरह नहीं हो पाते, राइट। सो दिस वाज झूम कल्टीवेशन, इट इज अ फार्मिंग टाइप ऑफ फार्मिंग प्रैक्टिस। Now during the medieval period some tribes became dominant, कुछ tribes जो थी काफी उभर कर आई, prominent हुई। Those that controlled key trade routes and forest resources became powerful. So जिन tribes के पास key trade routes थे, यानी उनके tribes में जो ट्रेड के रूट्स थे उनके एरियाज में वो आते थे, एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, जिनके पास अच्छे फॉरेस्ट रिसोर्सेज थे वो ट्राइब्स पावरफुल हो गई। The Mughals attempted to extract taxes on services from these tribal groups. तो मुगल्स ने भी ट्राई किया कि इनसे टैक्सेस लिए जाएं और जो सर्विसेज ये यूज कर रहे हैं उनके ऊपर टैक्सेस लिए जाएं इन ट्राइबल से। The Gonds and Ahoms were two tribal groups that established powerful independent kingdoms. तो जो दो ऐसे ट्राइबल ग्रुप्स थे, गोंड्स एंड द अहोम्स, जिन्होंने अपना एक पावरफुल किंगडम एस्टैब्लिश करने में वो लोग सक्सेसफुल रहे। The Gonds settled over a large area. They could play no major role in the political arena other than forming some small kingdoms at some times. तो इतनी बड़ी ट्राइब होने के बावजूद उन्होंने पॉलिटिकल एस्पेक्ट में उनकी बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं रही। हाँ, बस उन्होंने कुछ छोटे छोटे किंगडम्स जो थे, दे फॉर्म्ड सम स्मॉल किंगडम्स एट सम टाइम्स, कभी कभी वो छोटे छोटे किंगडम्स बना लिया करते थे। बाकी अगर देखा जाए तो पॉलिटिकली उन्होंने बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं अचीव की। The Ahoms concentrated themselves at one place. जो Ahoms थे वो एक ही प्लेस में उन्होंने अपने आप को सिमट के रख लिया, and were considered as a political force and formed a state. उन्होंने अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाया जिसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, अपना लॉ एंड ऑर्डर था, राइट। So Ahoms and Gonds, they were the two most prominent tribes. Let's talk about Gonds in detail. Gonds are the tribal people who live in hilly or forest areas in the upper Narmada Valley in central India across the states of Madhya Pradesh, Maharashtra, Chhattisgarh, Andhra Pradesh and Odisha, right? So Gonds जो थे वो tribal लोग हैं जो hilly और forest river जो forest areas हैं upper Narmada Valley की in central India वहाँ पर रहते थे। Across the states of कौन-कौन से states में ये Gonds पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश एंड ओडिशा। This region is called Gondwana or the land of the Gonds. So जहाँ पर ये Gonds रहते थे उन्हें गोंडवाना कहा जाता था और the land of Gonds कहा जाता है। Some of the famous tribes living in tandem with the Gonds were the Bhils and the Sandals. So इनके साथ coordination में जो और tribes रहती थी उनमें से कुछ थी Bhils and Sandals. Santals, like other tribal groups, they were a homogeneous group, that is, all their members had equal rights and powers, right? So बाकी tribal groups की तरह जो Gonds थे वो भी एक ऐसा ग्रुप था जिसके अंदर सभी members जो थे उनके पास equal rights and powers थी, कोई भी discrimination नहीं था like the castes थी। The Gonds preferred to live in hilly, forest and rural areas. जो Gonds थे hilly areas में, forest areas में रहना, रूरल एरियाज में रहना ज्यादा पसंद करते थे। दे प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टीवेशन और दी झूम कल्टीवेशन जिसके बारे में अभी हमने बात की। नाउ अकॉर्डिंग टू अकबरनामा, गढ़कटंगा वाज द मोस्ट पावरफुल गोंड किंगडम्स ऑफ इट्स टाइम्स। तो अकबरनामा के उसमें पढ़ा गया है कि गढ़कटंगा जो थी वाज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल गोंड किंगडम्स। जो एक किंगडम्स जो थे गोंड के पास उनमें से सबसे पावरफुल किंगडम था गढ़कटंगा का। One of the most towering personalities of the Gonds was रानी दुर्गावती। So सबसे जो most important personality थी, towering personality means बहुत ही influential personality थी, वो थी रानी दुर्गावती। After the death of her husband, she began to rule as the regent of her minor son. So क्योंकि एक राजा के बाद उसका बेटा ही गद्दी पर बैठता है, but क्योंकि उनके जो husband, उनका जो बेटा था वो minor था,
So she was acting as the head of the state जब तक कि उनका बेटा बड़ा नहीं हो जाता, right? So she was the regent, she was acting as the regent for her minor son. Akbar offered the choice of becoming a vassal of the Mughals and thus live peacefully. So अकबर ने उनको ऑफर किया कि वो उनकी सबॉर्डिनेट बन जाए, यानी अकबर की ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट कर लें. She, however, refused to acknowledge Akbar's overlordship. So उन्होंने अकबर की अथॉरिटी को रिफ्यूज कर दिया. She was not ready to become his subordinate. So the Mughals attacked Gadkatanga in 1565. Rani Durgavati died fighting valiantly for the cause of her kingdom. So अकबर ने, मुगल्स ने उनको अटैक किया in 1565 और रानी दुर्गावती की उस दुर्गावती की उस बैटल में डेथ हो गई. एंड शी फॉट वेलियंटली, बहुत ही वीरता से उन्होंने फाइट किया अपने किंगडम के लिए. हालांकि उस बैटल में उनकी हार हो गई और उनको मार दिया गया. ड्यूरिंग द मिडीवल पीरियड द गोंड्स बिकेम इन्फ्लुएंशियल इन सेंट्रल इंडिया एंड फॉर्म्ड अ नंबर ऑफ किंगडम्स. मिडीवल पीरियड की अगर हम बात करें उस टाइम पर गोंड्स काफी इन्फ्लुएंशियल हुए एंड दे फॉर्म्ड अ नंबर ऑफ किंगडम्स इन सेंट्रल इंडिया. They were divided into several clans, each under a rai or a chief. So जितने भी ये थे जो सेंट्रल इंडिया में जो उनके किंगडम थे, they were divided into several clans. उनको several tribes और several groups में बांटा गया और हर एक का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो एक राय या फिर चीफ को दी गई. किंगडम्स वर डिवाइडेड इनटू गर्ड्स. किंगडम्स को गर्ड्स में डिवाइड किया गया. ईच गर्ड वाज डिवाइडेड इनटू न्यूमरस चौरासीज. Right, 84 means each of which was made of 84 village. So हर गढ़ को 84 villages में बांटा गया. Right, 84 villages मिलके एक गढ़ बनाते थे and that is उनको क्या बोला जाता था? 84. 84 means 84. Now the 84 थे, it was further subdivided into barhots. 84 को barhots में डिवाइड किया गया. Each barhot consisted of 12 villages. Right, so 12 villages को कंपाइल करके एक बरहोट बनता था. 84 विलेजेस जो थे वो मिलकर बनाते थे 84 और ये सब होता था एक गढ़ क्या. The Gonds exported elephants to other kingdoms including the Mughals. So Gonds जो थे ये एलिफेंट सप्लाई किया करते थे, एक्सपोर्ट किया करते थे मुगल्स को भी. The Gond kingdom survived for a long time but gradually they lost their power. The English finally took over Gondwana in the 19th century. Right, so जितने भी गोंड किंगडम्स थे काफी लंबे टाइम तक उन्होंने सरवाइव किया, लेकिन फिर उनकी जो पावर थी वो कम होने लगी और अल्टीमेटली जो इंग्लिश थे उन्होंने उनका जो गोंडवाना था, लैंड ऑफ गोंड्स, उसको फाइनली टेक ओवर कर लिया इन द 19th century. Clear? This is Rani Durgavati's statue. This is fort of Rani Durgavati, Madan Mahal. Madan Mahal is the name of the fort of Rani Durgavati. Clear? The name Gond probably comes from the Telugu word Konda meaning a hill. यानी जो Gond word है वो आया है Telugu word Konda से जिसका मतलब होता है एक hill. Now let's talk about the second set of tribes, that is Ahoms. As compared with the Gonds, the Ahoms showed distinct features of state formation. Right? अगर हम Gond से compare करें तो अहोम्स ने स्टेट अपना अलग टाइप का एक स्टेट बनाया था जिसके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे. दे लिव्ड इन अ लिमिटेड टेरिटरी एंड इन्फ्लुएंस्ड द लोकल पॉपुलेशन. राइट, वो अपनी एक अलग ही टेरिटरी में रहते थे, कॉन्सेंट्रेट कर लिया था उन्होंने अपने आप को एक छोटी सी टेरिटरी में एंड उनका जो इन्फ्लुएंस था वो लोकल पॉपुलेशन पर भी था. दे बिकेम प्रोमिनेंट रूलर्स. वो काफी अच्छे फेमस रूलर्स बने. द नेम आसाम हैज प्रोबेबली बीन डिराइव्ड फ्रॉम द वर्ड अहोम. सो आसाम जो है वो अहोम से ही बना है. राइट, Buranjis are historical chronicles and manuscripts associated with the Ahom kingdom. So Ahom kingdom के जो written records हैं यानी chronicles और manuscripts हैं उनको Buranjis कहा गया है. Ahoms lived in the Brahmaputra valley in Assam. Brahmaputra river के आसपास के region में Ahoms रहते थे. They are believed to have belonged to the Maoshan tribe of China that came to India in about 13th century under the leadership of Chaulum Sukafa. Right, so ऐसा माना गया है कि ये जो Ahoms है वो किसको belong करते हैं? They belong to a Chinese tribe that is Maoshan tribe. Right, और ये लोग कब इंडिया आए? In about 13th century and they came here under the leadership of Chaulum Sukafa. They defeated the local rulers and settled there. So वहाँ के जो local rulers थे
उनको हरा के ये वहाँ सेटल हो गए. Soon they became an influential group and mingled with the local population. So बहुत जल्दी ही ये बहुत influential हो गए और वहाँ के जो local लोग थे उनसे intermingling भी हो गई इनकी, उनसे अच्छे links हो गए इनके. They also fought against the Mughals. Aurangzeb managed to conquer Gadgaon, the Ahom capital. So what is Gadgaon? Ahom capital जो है औरंगजेब ने उसको conquer कर लिया था. But was unable to keep it under its control for long. The Ahoms formerly ruled as vassals of the Mughals. So औरंगजेब जो थे वो काफी टाइम तक उस कैपिटल को गढ़गांव को उन्होंने कैप्चर तो कर लिया लेकिन उसको बहुत टाइम तक रूल नहीं कर पाए. और जो अहोम्स थे दे रूल्ड एज सबऑर्डिनेट्स ऑफ द मुगल्स. मुगल्स की उन्होंने ओवरलॉर्डशिप को एक्सेप्ट कर लिया था. द अहोम्स हैड अ ट्राइबल सेटअप. उनका ट्राइबल सेटअप था. The village community was very powerful. It allotted land to peasants. So village community जो थी, वही peasants को land allot किया करती थी. The peasants cultivated food crops, particularly rice, on their land. So food crops peasants उगाया करते थे अपने lands पर, particularly rice ज़्यादा उगाया करते थे. So people lived in houses made of bamboo, which was available locally. So उनके जो houses थे वो locally available bamboo जो bamboo sticks होती हैं उससे बनाए जाते थे उनके घर. The most important Ahom ruler was Rudra Singh, who ruled from 1696 to 1714. So most important सबसे prominent ruler थे Ahom tribes के वो थे Rudra Singh. He constructed the Karang Ghar at Sibsagar. Sibsagar पर उन्होंने करंग घर बनाया. This is a palace with 3 underground floors known as Talatal Ghar. So ये जो करंग घर बनाया, it had an underground floor. ये एक पैलेस है जिसके 3 underground floors है जिसे तलातल घर कहा जाता है. And the upper stories are known as Karang Ghar. और जो ऊपर की stories हैं उसे करंग घर कहा जाता है. He linked the Dikhau river with the Karang Ghar and his palace at Gadgaon by अंडरग्राउंड टनल्स. तो उन्होंने अंडरग्राउंड टनल्स बनाई जिससे उन्होंने डिखो रिवर को करंग घर के साथ जोड़ दिया. These tunnels also worked as emergency exits. तो ये जो टनल्स बनाई थी इनको इमरजेंसी में अगर आपको कहीं से निकलना है, राजाओं को अटैक हो गया, किसी ने अटैक किया तो ये इमरजेंसी एग्जिट्स होते थे इनके अपनी जान बचाने के लिए. The Ahom kings adopted Hinduism. So ये हिंदुइज्म को फॉलो करते थे. The first king to embrace Hinduism was Sahang Mang, who adopted the name of Swarg Narayan. So जो पहले king जिन्होंने हिंदुइज्म को एक्सेप्ट किया वो थे Sahang Mang, right? And उन्होंने अपना नाम रखा स्वर्ग नारायण. They also abandoned their own language and script Thai and adopted the Assamese language along with its scripts. उन्होंने जो अपनी ओरिजिनल लैंग्वेज और स्क्रिप्ट थी उसे अबैंडन कर दिया, उसे यूज करना बंद कर दिया. दैट वाज थाई. एंड उन्होंने असमीज लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को यूज किया. The Ahoms celebrated the festivals of Durga Puja and Kali Puja annually with fanfare. So Durga Puja और Kali Puja को बहुत ही जोर शोर से सेलिब्रेट किया करते थे. They also observed a number of other tribal customs and traditions. और दूसरे भी customs and traditions को follow किया करते थे जो उनकी tribe से related थी. In the 19th century, Assam became a part of British India, but the Ahoms still lived as a minor tribal group in Assam. So 19th century में Assam Britishers के रूल के अंदर आ गया, लेकिन आज भी कुछ जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, माइनर ट्राइबल ग्रुप, छोटे से ग्रुप में आसाम में आज भी Ahoms वहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं. Clear? So this was about Ahoms. This is Sukafa, founder of Ahom dynasty, and these are coins that were used in the Ahom kingdom. Dear children, I hope the chapter is clear to you. I hope there is no problem, right? So now let's begin with the glossary. You can go through yourself. We'll go through the quick review. The tribal people did not easily let outsiders into their areas. Tribal लोग जो थे वो दूसरों को अपने एरिया में enter नहीं करने देते थे. So Gonds, Santhals, Khasis, Bhils, Bhutias, Angamis and Great Andamanis, ये कुछ tribal groups हैं. They were engaged in agriculture, herding and hunting, right? यही उनके जो main occupations थे. The Gonds established a kingdom. Gonds ने अपना kingdom establish किया, and Rani Durgavati was a Gond queen.
The Ahoms were settled in Assam. और जो आसाम में थे वो Ahom tribes थे, right? Now let's come to question and answers, children. A part. Darken the circle of correct option in the OMR sheet. Number 1. The Ahoms established a kingdom in the present day state of Assam, right? Number 2. The Ahoms celebrated the festivals of Durga Puja and Kali Puja. Number 3. The main tribal group of Punjab was the, look at the options, Khokars. Number 4. The first Ahom king who embraced Hinduism was Sahang Mang. And number 5. The Gonds did not inhabit, इनमें से कौन सी जगह पर Gonds नहीं थे? The Karnataka. Clear? Now let's move on to the fill in the blanks. Number 1. The Hindu society was divided into caste-based system and the tribal society, right? Number 2. In the northwest, which tribe was powerful? Baluchi. Baluchi tribe. Number 3. Dash are popularly known as bowmen of Rajasthan. कौन सी ट्राइब को bowmen भी कहा गया है राजस्थान का? Bhils. Number 4. The region is called dash or the land of Gonds. तो जहाँ गोंड रहते थे उसको गोंडवाना कहा जाता है. And number 5. Ahoms lived in Dash Valley in Assam. So they lived in Brahmaputra Valley. Clear, everyone? Great. Now let's move on to true and false. Number 1. Jhum cultivation is a type of farming practice. Yes, it is. Also known as shifting cultivation. True. Number 2. The Gonds settled over a small area. No, they settled over large areas. They had large territories under their control. So false. Number 3. Ghar Gaon was the Ahom capital. Yes, it is true. Now number 4. Ahoms kept records from ancient times, which is known as Buranjis. Yes, true. The Ahoms were settled in Manipur. No, they were settled in Assam. So this was false. Understood, everyone? Now these are detailed question and answers. Please attend them yourselves. So I hope you are all clear with the different tribal groups we studied about today. Nomads के बारे में हमने पढ़ा और settled communities के बारे में, right? So I will see you in the next chapter. Till then, children, you all stay blessed and take very good care of yourself. Bye-bye.